कहानी की शुरुआत में हमें एक एल्फ और बीस्ट गर्ल को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रहे थे, पर मगर तभी उनके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है जो कि जस्ट क्रैश होने वाला था और आगे जाने के बाद काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तभी हमें जापान के 7 काबिल बच्चों के बारे में बताया जाता है, जिनमें से पहला एक लड़की होती है जिसका नाम रिंगो होता है और ये एक इन्वेंटर है। सेकंड एक लड़की होती है जो कि वॉर में सारे के सारे सोल्जर्स को मार रही थी और इसका नाम आयो होता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। थर्ड लड़की का नाम केंजाकी होता है जो कि दुनिया की सबसे अच्छे सर्जन है। फोर्थ पर्सन का नाम मसाको होता है जो कि जापान की 30% इकोनॉमी को होल्ड करता है और ये एक मर्चेंट है। फिफ्थ पर्सन का नाम अकात्सुकी होता है जो कि जापान के बेस्ट मैजिशियन में गिना जाता है। सिक्स्थ पर्सन का नाम शिनोबु सारुटोबी होता है जो कि एक निंजा क्लैन से बिलोंग करती है और कमाल की जर्नलिस्ट है। और सातवें पर्सन का नाम सुकासा होता है जो कि जापान का सबसे यंग प्रेसिडेंट है। और ये सातों पर्सन एक प्लेन से कहीं पे ट्रेवल कर रहे थे, पर न जाने कैसे इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और गलती से ये लोग अनदर वर्ल्ड आ चुके थे। जब सुकासा की आंख खुलती है उसके सामने वही एल्फ गर्ल होती है और कहती कि शुक्र है आपकी आंखें खुल गई। सुकासा खड़े होते हुए कहता है कि पर मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे वो कहाँ पर हैं? अरे आप चिंता मत करो, आप काफी ज्यादा घायल हो, आप सो जाओ, आपके दोस्त इसी कमरे में है। तभी सुकासा को भयानक यादें याद आ रही होती जब इनका क्रैश होने वाला था। सुकासा अपने दोस्तों को देखता है शांत हो जाता है और बताता है कि मेरा नाम सुकासा है और आपका? वो एल्फ गर्ल अपना नाम लोरी बताती है और वो सुकासा के लिए सूप को लेके आ रखी थी। और जैसे ही सुकासा उसका पहली बाइट लेता है उसके मुंह से मीट बॉल नीचे गिर चुका था क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची होती। सुकासा कहता है कि मैं इसे नहीं खा पाऊंगा, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इसे चबा सकूं। पर मगर लोरी कहती कि आपको ये खाना होगा वरना आप रिकवर नहीं हो पाओगे। और ऐसा कहने के बाद वो उस मीट के बॉल को खुद ही खा लेती है, उसको चबा कर हमारे लड़के के मुंह के अंदर डाल देती है। सुकासा कहते हैं कि अगर मैंने इससे इसका रीजन पूछ लिया तो शायद ये नाराज हो जाए। सुकासा कहते हैं कि लूरी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और लूरी कहती कि कोई बात नहीं और वो फिर से शो पिलाने वाली थी। पीछे से एक लड़की आ जाती है और कहती कि अरे तुम होश में आ गई, मेरा नाम बिरुना है, बस मैं तो यहाँ पे सभी गेस्ट को देखने आई थी। सुकासा कहते हैं कि आपका शुक्रिया मेरे और मेरे दोस्तों की जान को बचाने के लिए। सुकासा के मैनर्स और उसके तहजीब देख के बिरुना भी काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और कहती कि तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, पर मगर तुम मुझसे कहीं ज्यादा सुधरे हुए हो, वो तो मेरी बात तक नहीं सुनता। सुकासा कहते क्या आपका बेटा? पर मगर आप तो काफी ज्यादा यंग दिखाई देती हो। तभी सुकासा बिरुना के कानों और उसके टेल को देखता है और नोटिस करता है कि ये मैं क्या ड्रीम देख रहा हूँ या फिर कुछ और पूछता है क्या ये असली है। और जब वो उसकी पूंछ को टच करता है तब उससे पता चलता है ये तो असली है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं दूसरे वर्ल्ड में आ चुका हूँ या फिर कुछ और। बिरुना पूछती कि तुमने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहन रखे हैं? सुकासा कहते कि दरअसल मैं जापान कंट्री से आ रखा हूँ। बिरुना और लूरी कह रही होते कि आखिरकार ये जगह कहाँ पर है? सुकासा सुन हैरान हो जाता है, वो कहते क्या इन्होंने जापान के बारे में नहीं सुना है? बिरुना बताती कि दरअसल हम तुमसे अलाटिस्ट में बात कर रहे हैं और हमारी लड़की को समझ नहीं आ रहा होता कि वो इनकी भाषा कैसे समझ पा रहा था। सुकासा कहते कि क्या आप दोनों मेरे को उस जगह पे लेके जा सकते हो जहाँ पे हम आपको मिले थे? बिरुना और लूरी सुकासा को उसी प्लेन क्रैश वाली जगह पे लेके जाते हैं और सुकासा जब उस प्लेन को देखता है वो कहते कि आखिरकार हम कैसे इस प्लेन क्रैश से बच गए, क्योंकि प्लेन पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। तभी वो प्लेन के ऊपर एक ड्रैगन को उड़ता हुआ देखता है। बिरुना कहती कि अरे वाह, काफी टाइम बाद मैंने एक ड्रैगन को देखा। सुकासा को कंफर्म हो जाता है कि वो दूसरे वर्ल्ड में आ चुके हैं और शाम को सुकासा उसके दोस्तों के लिए पार्टी रखी गई होती है विलेज चीफ के द्वारा। सुकासा कहते हैं कि आपका शुक्रिया। अब तक सुकासा के सारे दोस्तों को भी होश आ चुका था। तभी जो मर्चेंट मसातो होता है वो कहते कि सुकासा क्या हम सच में दूसरे वर्ल्ड में आ चुके हैं? सुकासा हाँ करता है। मसातो कहते हैं पर मगर अकात्सुकी को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। अकात्सुकी कह रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो गया, हम दूसरे वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं? तभी कुछ बीस्ट बच्चे हमारे अकात्सुकी को डरा रहे होते हैं। लूरी बताती कि गंदी बात होती है, गेस्ट को ऐसे नहीं डराते। तभी सुकासा पूछता है लूरी से कि तुम यहाँ पे अलग अलग क्यों दिखाई देते हो सब लोग? लूरी बताती कि दरअसल हम लोग अयोमा है जिनको की बीस्ट ह्यूमन कहा जाता है, जिनके पास की काफी ज्यादा रॉ स्ट्रेंथ होती है ह्यूमन के मुकाबले। और यहाँ पे पयुमा भी रहते हैं जो कि मैजिक का यूज कर सकते हैं। और वो सोच रहा होता है कि अच्छा इस दुनिया में मैजिक भी होता है। शिबुनो कहती है कि हमें इस दुनिया में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना होगा। यहाँ पे बिरोना सारे बच्चों के लिए उबले हुए आलू लेके आती है। बच्चे कहते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हम रोज इसे ही खाते हैं। सुकासा कहते कि 1 मिनट और फटाफट मेयोनीज को बना देता है और जब पोटैटो के ऊपर उसे डाल के खाते हैं तो वो काफी सा टेस्ट कर रहे थे। बच्चे काफी सा खुश हो जाते हैं और सुकासा एक पोटैटो लूरी को भी खाने के लिए देता है और वो कहती कि अरे वाह ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। विलेज चीफ और बाकी लोगों को भी वो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। तभी बिरोना कहती कि मैं तुम लोगों को उन 7 हीरो के बारे में बताना भूल गई जो कि दूसरी दुनिया से आए थे। सुकासा बिरोना से कहते कि
हमें स्टोरी के बारे में बताओ, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो ऐसे इस दुनिया में नहीं आए हैं, उनको यहाँ पे लाया गया है। वेरोना बताती कि दरअसल 7 हीरो को दूसरी दुनिया से इस वर्ल्ड में आना होगा और उन लोगों को इविल लोगों और ड्रैगन से बचाना होगा। पर मगर मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी सच है कि झूठ। सुकासा अपने मन में कह रहा होता है कि हम भी साथ हैं जैसे कि स्टोरी में बताया गया। पर मगर तभी वेरोनिका का लड़का गुस्से में कह रहा होता है कि सब कुछ झूठ है, ऐसी फालतू की चीजों पे यकीन नहीं करना चाहिए। और इस लड़के का नाम एल्क होता है और वो बता रहा होता है वैसे भी हमारे विलेज की काफी ज्यादा बुरी हालत है और हम इनके लिए यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। हम लोग को तो ये भी नहीं पता कि हमें कल का खाना मिलेगा या फिर नहीं। पर मगर तभी वेरोनिका एल्क की तरफ काफी गुस्से में देखती है। एल्क कहता है कि मॉम इसके बारे में सोचो और वो वहाँ से भाग चुका था। वेरोनिका कह रही होती कि मुझे माफ करना मेरे बेटे की तरफ से। सुकासा कहता है कोई बात नहीं। अब थोड़ी देर बाद दो सारे दोस्त मिलकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर सुकासा अपने दोस्तों को कह रहा होता है कि हमें 3 काम करने हैं। पहला, हमें इस वर्ल्ड के बारे में जानना है। दूसरा, हमें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। और तीसरा, हमें इस गांव की मदद करनी है जिन्होंने की हमारा इतना ध्यान रखा। सब लोग मान चुके होते हैं और अगले दिन टिंगो सुकासा को उसका फोन दी थी और बता दी कि मैंने तुम्हारा फोन ठीक कर दिया है, अब हम लोग यहाँ पे फोन को यूज कर सकते हैं। और वो सुकासा को बता रही होती कल जब मैं प्लेन के पास गई थी तो मैंने देखा जो मेरा रिएक्टर है अभी भी काम कर रहा है, तो मैं उसे फिर से दोबारा बना सकती हूँ। और उसका एआई बता रहा होता है कि हमें कई सारे मटेरियल मिले हैं जिनका यूज कर हम वापस से काफी सारी नई नई चीजों को बना सकते हैं। बस हमें कुछ मर्चेंट से बात करनी होगी। पर मगर तभी वहाँ पे कुछ नाइट आ चुके होते उनके विलेज में और वो बिनोमा के साथ बदतमीजी कर रहे होते कि उनको मीट और अल्कोहल चाहिए। बिनोमा कहती कि नहीं, हमने पहले अपने टैक्स को पे कर दिया है तो हम तुम्हें किस बात का दें। वो नाइट कह रही होती कि हम तुम्हारी सुरक्षा करते हैं तो इतना तो हमारे लिए कर ही सकती हो। पर मगर बिनोमा मना कर रही होती तो नाइट उसके साथ जबरदस्ती करने जा रहा था और उसके कपड़ों को टच कर पाता उससे पहले हमारा सुकासा बीच में आ जाता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। नाइट कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक रॉयल नाइट को हाथ लगाने की, अब तुमको इसकी सजा भुगतनी होगी। और वो अपने नाइट से कहते हैं कि इनके ऊपर हमला कर दो। पर मगर शिनोबु और केंजाकी पहले ही उसके सारे नाइट्स को ढेर कर चुके होते हैं। तभी वो नाइट सुकासा के ऊपर हमला कर देता है। पर मगर सुकासा उसके सारे अटैक को डॉच करके उसे उठा के नीचे पटक देता है। उसके मुंह पर तलवार रखते हुए कहता है अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपने दोस्तों को लेके यहाँ से निकल जाओ। वो नाइट वहाँ से भागते हुए जा रही थी और कहते कि हम वापस जरूर आएंगे। शिनोबु सुकासा से कहती कि अगर उस नाइट ने सब कुछ किंग को बता दिया तो वो इस विलेज के ऊपर हमला कर देंगे। पर मगर हमारा लड़का कहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला, इन लोगों का इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया है। अब जब वो नाइट जा रही थी तो वो कह रहे होते हैं कि हम एम्पीरियल को सब कुछ बता देंगे इस विलेज के बारे में और किंग इन लोगों को मरवा देंगे। पर मगर तभी वहाँ पे आकाशुकी आ चुका था जो कि हवा में फ्लोट कर रहा होता है। वो नाइट कहते कि आखिरकार ये पर्सन हवा में क्या कर रहा है, ऐसा तो हाई लेवल का मेज ही कर सकता है। अगर ये हाई लेवल का मेज है तो इस विलेज में ये क्या कर रहा है। तभी आकाशुकी कहता है कि उन गाँव वालों ने मेरी जान को बचाया है, अगर तुमने फिर से इस गाँव के ऊपर नजर उठा के भी देखी तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। ऐसा कहते हुए वो अपनी मुंडी को अपने हाथ में लेके आ जाता है और उस नाइट के आसपास अपनी मुंडी को फ्लोट कर रहा था और कहता है कि अगर तुमने किंग को कुछ भी बताया याद रखना कि तुम्हारा घर का रास्ता मुझे पता है। वो नाइट डर चुका था और कहता है कि हम किंग को कुछ भी नहीं बताएंगे, प्लीज हमें जाने दो। हम हो चुकी थी। कासुकी सुकासा को बताता है कि मैंने उन लोग को ठिकाने लगा दिया। तो कासा कहते हैं कि दोस्तों बहुत बहुत तुम लोग का शुक्रिया, हम सब लोग मिल के अपने वापस से घर जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे लोगों की मदद करेंगे। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि मसातो और एल्क एक मर्चेंट के पास आ रखे होते हैं अपनी गोड्स को सेल करने के लिए। पर मगर वो मर्चेंट उन्हें काफी कम पैसे दे रहा होता है, जहाँ पे मसातो चाहते हुए कहते हैं कि ठीक है हम किसी और को ढूंढ लेंगे जो कि हमें तुमसे अच्छा पैसा देगा। तभी वो मर्चेंट कह रहा होता है कि तुम्हें कोई और नहीं मिलने वाला और अगर तुमने बिना परमिट के किसी को अपनी गोट को बेचा तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। तभी मसातो बाहर आ चुका था, जहाँ पे एल्क कह रहा होता है कि तुमने उसकी ऑफर को रिजेक्ट क्यों कर दिया, तुम्हें पता है ना उसके अलावा हम अपने सामान को कहीं और नहीं बेच सकते। मसातो कहते हैं कि मुझे पता है, पर मगर वो हमारे सामान के बदले में बहुत ज्यादा कम पैसे दे रहा था, इतने पैसों में हम गाँव तक पूरी सप्लाई को नहीं लेके जा सकते। एल्क कहता है कि मुझे पता है पर मगर हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं थी क्योंकि पूरे कैपिटल में यही एक कंपनी है। और उन दोनों की बात एक छोटी बच्ची सुन रही होती है। तभी मसातो कहते हैं कि मुझे पता है पर मगर तुमसे मुझे एक हफ्ता दो, एक हफ्ते के अंदर मैं इस पूरी कंपनी को तबाह कर दूंगा, इतना पैसा बना के दिखाऊंगा कि किसी को कभी कमी ना हो। ये सुन के एल्क बहुत ज्यादा शॉक हो चुका होता है। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर अगले सीन में हमें आकाशुकी दिखाया जाता है जो कि गांव में बच्चों को मैजिक दिखा रहा था। लूरी कह रही होती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग के यहाँ पे आने से हमारे गाँव में रौनक आ चुकी है। सुकासा कह रहा होता है कि तुम लोग का शुक्रिया, अगर तुम हमारी जान नहीं बचाते तो हम मारे जाते। इस विलेज का हमारे ऊपर कर्जा है और हम सब लोग अपनी पूरी जान लगा देंगे इस कर्ज को उतारने के लिए। यहाँ पे हमारा सुकासा लूरी को सिखा रहा होता है कि मेयोनीज को कैसे बनाते हैं। लूरी भी बहुत ज्यादा खुश होती क्योंकि उसे कई सारी रेसिपी मिल चुकी होती है, लेकिन जब वो
चेक करती तो उनके पास सप्लाई काफी ज्यादा कम होते हैं। वो कहती है कि हमारे पास सप्लाई की बहुत ज्यादा कमी है, पर मगर वहाँ पे तभी वीरोना आ जाती और बताती कि सिर्फ इस कैपिटल में एक ही ट्रेडिंग कंपनी है और वो हमें हमारे सामान के बदले बहुत ज्यादा कम पैसे देता है। ये सुनने के बाद सुकासा कहते कि तुम लोग चिंता मत करो, उनके साथ मसातो जा रखा है और वो सबको आराम से हैंडल कर लेगा क्योंकि वो एक काफी अच्छा मर्चेंट है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि मसातो ने परमिट को पा लिया होता है और ये देख के एल्क बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। वो कहते कि तुम्हें परमिट कहाँ से मिला। तभी वहाँ पे शिनोबु भी आ चुकी होती है। मसातो बताता है जब मुझे पता चला कि इस पूरे कैपिटल में सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी है तो मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुका था, तो मैंने शिनोबु को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लगाया और हमें पता चला कि यहाँ का जो मेयर है उसको वो ट्रेडिंग कंपनी वाला बहुत सारे पैसे देता है ताकि यहाँ पे और ट्रेडिंग कंपनी ना खुल जाए। और जब इस बात को लेके हम मेयर के पास गए तो उसे हमें परमिट देना पड़ा। तभी एल्क कह रहा होता है कि अब हमें हमारे स्टॉक को बढ़ाना होगा, पर मगर तभी हमारा लड़का उसके सर पे एक फ्लिप मारते हुए कहते कि बस तुम मेरी बात सुनो, हम यहाँ पे काफी बड़ी ट्रेडिंग कंपनी को खोलेंगे और उस ट्रेडिंग कंपनी का नाम मैं तुम्हारे नाम पे रखूंगा, एल्क ट्रेडिंग कंपनी। और तुम देखना कि हमारी ट्रेडिंग कंपनी कितनी जल्दी कितना पैसा कमाती है और हम उस ट्रेडिंग कंपनी वाले को पीछे छोड़ देंगे और मैं तुम्हें सब कुछ सिखाने जाऊंगा आप ट्रेडिंग के बारे में। पर मगर तभी वहाँ पर वही डेमी ह्यूमन लड़की आ जाती है जो कि पहले उनकी बातें सुन रही थी। वो सीधा मसातो कहती है बड़े भैया क्या आप मुझे भी पैसे कमाना सिखाओगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं काफी सारे पैसे कमाऊँ। मसातो तुरंत ही रेडी हो चुका होता है और वो कहते कि ठीक है अब से तुम मेरे साथ रहोगी। एल्क कहता है इस लड़की की आंखों में देख लिया था कि इसके पास काफी सारा जुनून है पैसे कमाने का। मसातो उस लड़की का नाम पूछता है, वो बताती कि मेरा नाम रो है और मसातो कहते कि ठीक है पहले तुम्हारे लुक्स को अच्छा करना होगा। तो वो उसको कपड़े दिलाता है और अपने साथ खाना खाने के लिए लेके चलता है। और जब वो खाना खा रही थी तो मसातो कुछ लोगों से बात करते हुए कहते क्या तुम मेरे बिजनेस को ज्वाइन करोगी, लेकिन वो लोग मना कर रहे होते हैं और वो कहते कि हमारे पास काफी अच्छा सामान है पर मैं हम उसे बेच नहीं सकते क्योंकि हमारे पास परमिट नहीं है। मसातो ने अपना परमिट दिखाता है और कहता है कि तुम मेरी कंपनी के थ्रू अपने सामान को बेच सकते हो पर मगर उसमें तुम्हें मुझे 10% कमीशन देना होगा। उन लोगों को नहीं पता होता कि कमीशन क्या होता है। मसातो ने बताता है कि तुम अपने सामान को जकाई ट्रेडिंग कंपनी में बेचते हो और वो तुमको तुम्हारे सामान के बदले 150 कॉइन देता है जो कि बहुत ज्यादा कम होते हैं। वो तुम्हारे सामान को दूसरे मार्केट में 400 कॉइन में बेचता है जिसका कि उसको काफी ज्यादा मुनाफा होता है। वो 250 कॉइन एक्स्ट्रा कमाता है उससे। तो अगर तुम मेरी ट्रेडिंग कंपनी से अपने सामान को बेचोगी तो तुम्हें 150 की जगह 400 कॉइन मिलेंगे और 400 कॉइन का 10% यानी कि तुम्हें मेरे को सिर्फ 40 कॉइन देना होगा और 360 कॉइन तुम्हारे हो जाएंगे। मसातो का आइडिया उन सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो कहती कि ठीक है हम तुम्हारी ट्रेडिंग कंपनी में अपने गुड्स को बेचेंगे। एल्क भी बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था मसातो के प्लान को सुनने के बाद। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि मसातो के पास काफी सारा सामान आ चुका होता है बेचने के लिए। मसातो बता रहा होता है कि दरअसल बिजनेस में पैसों से ज्यादा भरोसा होता है। अगर तुम्हारा किसी पे भरोसा है वो तुम्हारे ऊपर कितना भी पैसा लगा सकता है और अगर तुम अपने बिजनेस पार्टनर को ट्रस्ट दिला रहे हो कि इस बिजनेस में पैसा है तो वो तुम्हें जरूर ज्वाइन करेंगे। और हमारा मसातो पूछ रहा होता है कि एल्क से कि अब हमें क्या करना है। एल्क बताता है कि हमें इस सामान को बेच के यहाँ से निकलना है। मसातो कहता है कि जो तुम्हारा आइडिया है वो 50% ठीक है और वो रो से पूछता है। रो बताती कि हमें यहाँ पे लोगों की मदद करनी होगी जिससे कि हमारी अर्निंग काफी ज्यादा फास्ट हो जाए। मसातो कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा और वो लोग शॉप पे चले जाते हैं जहाँ पे वो लोग अब कस्टमर का वेट कर रहे थे पर मगर वहाँ पे एक भी कस्टमर नहीं आ रहा होता। पर मगर तुरंत ही वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आने लग जाते हैं जहाँ पे माइले और रो को नहीं पता होता कि कस्टमर कैसे आ रहे हैं। तभी हमारा लड़का उन्हें बताता है हमारी दुकान सिटी के बीच में है और मार्केट एरिया में और हमारे सामान की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और काफी ज्यादा कम प्राइस में, इसलिए सारे लोग यहीं पे आ रहे हैं। तभी मसातो शाम को शिनोबु को कॉल करकर बताते कि हमने सारे सामान को बेच दिया है और मैं कल विलेज में सप्लाईज को भिजवा दूंगा। शिनोबु कहती कि ठीक है मैं समझ गई, जो वो सप्लाईज है मैं गाँव तक उन्हें सही सलामत लेके चली जाऊंगी। और अगले दिन जब गाँव में सप्लाई आते हैं तो गाँव वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें काफी सारे सप्लाईज मिले होते हैं इस बार। दूसरी ओर सुकासा उन सबकी खुशी को देख रहा होता है। शिनोबु से पूछता है कि आखिरकार मसातो कब आएगा। शिनोबु बताती कि उसे टाइम लगेगा क्योंकि वो जकाता ट्रेडिंग कंपनी वाले को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहता है कैपिटल में कि ट्रेडिंग कंपनी शुरू करना चाहता है। तभी हमारा लड़का कहता है कि अगर उसने इस बात को ठान लिया है तो वो ये करके दिखाएगा। दूसरी ओर जो जकाई होता है उसे पता चल चुका होता है मसातो की ट्रेडिंग कंपनी के बारे में पर मगर उसे इस बात की चिंता नहीं होती। वो कहता है कुछ दिनों में जब उनके प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे तो उनकी ट्रेडिंग कंपनी खुद ही खत्म हो जाएगी। अगले दिन जो मसातो होता है वो अपनी शॉप पे मेयोनीज को सेल कर रहा होता है और जो उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है उसे देखने के बाद काफी सारे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और उनकी सेल काफी ज्यादा अच्छी हो रही होती है। पर मैं तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी ट्रेडिंग कंपनी के बारे में बहुत सुना है, मेरा नाम कालियो
कैलियोस है। मसातो में एक मर्चेंट हूँ और सी स्प्रेंट का ओनर भी। मसातो कहते कैलियोस में तुम्हारा ही वेट कर रहा था और वो उसको अपने मेयोनीज को ऑफर करता है और शाम को वो कैलियोस के ऑफिस में बैठ रखे थे। मसातो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारी ट्रेडिंग कंपनी के बारे में सुना है कि तुम सारे के सारे सामान को अपने शिप के थ्रू ट्रांसफर करती हो। कैलियोस कहते कि तुमने ठीक कहा, मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम न्यू प्रोडक्ट को सील कर रहे हो और तुम्हारे प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छे हैं। मसातो का बिजनेस धीरे धीरे करके काफी ज्यादा एक्सपेंड हो रहा था और वो क्लाइव्स के साथ अपने हाथ को मिला लेता है और उनका बिजनेस मर्ज हो चुका था। जैसी ये बात जकाई को पता चलते कि क्लाइव्स ने मिसातो के बिजनेस में हाथ मिला लिया है, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती। तो वो कहते कि अब टाइम आ चुका है कि हम उन लोग से कम्पीट करें और उसके बिजनेस को जड़ से उखाड़ फेंकें। मसातो ने अब तक काफी सारे पैसे कमा लिए होते हैं। वो एलेक्स से पूछता है क्या तुम जकाइयो को लेके परेशान हो रखे हो, पर मैं कहता वहाँ पे शिनोबू भी आ जाती है और कहती कि अरे वाह, क्या तुम्हारी टीम में एक और नन्ही सी मेंबर ऐड हो चुकी है। मसातो कहते कि हाँ, इसको भी मेरी तरह पैसे बहुत ज्यादा पसंद है और वो कहते कि अच्छा तो तुम यहाँ पे आ चुकी है, इसका मतलब वो कुछ करने वाले हैं। शिनोबू कहती कि तुमने ठीक कहा, कल वो एक वॉर करेंगे। ये सुन के एल्क बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मसातो बताता है कि दरअसल अपने सामान को यहाँ पे बिना किसी प्रॉफिट के बेचेंगे, काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। तभी मसातो एक खिड़की खोल के नीचे लोगों को देखता है जो कि कम्पीट करने के लिए आ चुके होते हैं मसातो से, और ये देख के मसातो को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। हमें सुकासा को दिखाया जाता है जो कि रैंको के पास आया था। रैंको ने यहाँ पे काफी सारे शबल्स को बना रखा होता है, जहाँ पे हमारा लड़का कहते कि अरे वाह, तुम तो काफी अच्छा प्रोसेस में जा रही हो। बताती कि दरअसल मैंने सामान इसलिए बनाया है ताकि गांव वाले इसका यूज कर सके और उन्हें परेशानी ना हो। सुकासा रैंको को कहते कि तुम्हारा शुक्रिया है, गांव वाले के काफी ज्यादा काम आएगा, पर मगर तुम अब थोड़ा रेस्ट कर लो क्योंकि तुम काफी दिनों से काम कर रही हो। तभी रैंको कहती कि सुकासा क्या तुम यहाँ पे किसी काम से आए थे। सुकासा कहते कि इसकी जरूरत नहीं है, पर मगर तुम रेस्ट करो। जब सुकासा वहाँ से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि स्नोफॉल पड़ना शुरू हो चुकी है, इसका मतलब यहाँ पे ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर मगर जब वो देखता है कि जो डैमी ह्यूमन है ठंड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दूसरी ओर जकाई अपने लोगों को कह रहा होता है कि तुम सारे के सारे सामान को खरीद लो इस सिटी के, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उनकी बिजनेस को जड़ से उखाड़ दूंगा। पर मगर थोड़ी देर बाद उसके पास एक पर्सन आता और बताता है कोई भी गाँव वाला हमें अपना सामान बेचने को तैयार नहीं है। ये सुनने के बाद जकाई आखिरकार खुद मसातो की शॉप के पास आता है, जहाँ पे वो कहता है कि तुम मुझे अपना सामान क्यों नहीं बेच रही हो, मैं तुम्हारे सामान के बदले तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। पर मगर तभी वहाँ पर मसातो आते हुए जकाई को बताता है कि दरअसल तुमने इन गाँव वालों के साथ बहुत ज्यादा चीट करा है। दरअसल ये अपने सामान को लेके आते और काफी मुश्किल से इनका सामान बिकता, और वैसे भी तुम इनका सामान काफी सस्ते में खरीदते थे, जिस कारण इन्हें हमेशा लॉस होता था। इसलिए मैंने इन सारे गाँव वालों से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, अब ये लोग मेरे साथ काम करेंगे। जकाई सारे गाँव वालों को मना करता है कि इसके साथ मत रहो, प्लीज मेरे साथ आ जाओ, हम सब लोग मिलकर फिर से अपना काम शुरू करेंगे। पर मगर तभी मसातो कहता है बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रस्ट होता है और तुमने इन सभी के ट्रस्ट को तोड़ दिया। तभी मसातो कहता है कि जकाई मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर मगर इसके बदले तुम्हें मुझे बहुत सारा पैसा देना होगा। एल्क होता है वो सोच रहा होता है मसातो ने सच में जकाई की ट्रेडिंग कंपनी को एक हफ्ते के अंदर ही तबाह कर दिया। वे मसातो और रो एक साथ खेल रहे होते हैं, पर मगर वहाँ पे एल्क आते हुए कहता है कि तुमने जकाई की ट्रेडिंग कंपनी को पूरी तरीके से तबाह क्यों नहीं करा। मसातो बताता है कि दरअसल अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, जिस वजह से आगे हमें दिक्कत होती, तो मैंने सारे मर्चेंट को वापस जकाई के पास भेज दिया। लेक कहता है पर मगर तुमने तो कहा था कि ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट होता है और तुमने उन ट्रेडिंग कंपनी वालों के ट्रस्ट को तोड़ दिया। पर मगर तभी मसातो हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ पे मेरे को ट्रेडिंग डेविल के नाम से जाना जाता है। पर मगर तभी वहाँ पे कुछ आदमी आकर कहते हैं कि तुमने रो को अपने पास क्यों रखा है, और वो रो को ले जाने लग जाते हैं। रो याद करती कि कैसे रो के पेरेंट्स को जबरदस्ती स्लेव बना दिया और उनके साथ रो को भी, और उन्हें पकड़ के रखा गया था। तभी रो कहती कि मसातो प्लीज मुझे बाय कर लो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सारे पैसे तुम्हें चुका दूंगी बाद में। तभी एक पर्सन रो के मारने वाला होता है पीछे से, पर मगर मसातो उसकी मुंह में पैसे का बैग फेंक के मारता है और कहता है कि मैंने रो को खरीद लिया, अब तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। कहते हैं मसातो को कि तुमने कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए, पर मगर वो कहता है कि उन लोग को रो की काबिलियत के बारे में नहीं पता, उन्हें काफी बड़ा लॉस होने वाला है। एल्क स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुमने ठीक कहा और वो खुश होता है कि रो उनकी टीम में आ गई। दूसरा मसातो काम कर रहा होता है, शिनोबू से कॉल करते बताती है मसातो वापस से गाँव आ रहा है, उसने वहाँ की ट्रेडिंग कंपनी को हरा दिया। सुकासा कहता है कि हाँ मुझे पता था, मसातो एक काफी अच्छा बिजनेसमैन है। शिनोबू बताती कि दरअसल इस कंट्री में काफी सारे मैजिक को यूज करा जाता है और जो मैजिक को यूज करता है उसे मेज ऑफिसर कहते हैं। सुकासा पूछता है कि तुम्हें समनिंग मैजिक के बारे में पता चला, वो बताती कि नहीं, यहाँ के सारे रिकॉर्ड्स को खत्म कर दिया गया है जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल पाया। सुकासा कहते हैं कि हमारे लिए उस मैजिक को जानना बहुत जरूरी है। सुकासा उन 7 हीरोज के बारे में पूछता है, शिनोबू बताती है उन
7 हीरोज को यहाँ पे 7 लाइट ऑफ पाथ माना जाता है और उनको कोई कोई तो भगवान नहीं मानते थे, पर मगर जब वो लोग गायब हो गए उनके जाने के बाद अंपायर ने यहाँ पे सारे रिलीजन को खत्म कर दिया। और वैसे हमें इस दुनिया में ट्रेवल करने के लिए एक परमिट की जरूरत पड़ेगी और वो परमिट मैं यहाँ के नोबल फिनडॉर्फ के पास मिल जाएगा, पर मगर वो आदमी एक नंबर का घटिया है। तभी आओई कहती कि हमारा काम हो चुका है। तभी शिनोबु पूछती कि आखिरकार आओई वहाँ पे क्या कर रही है। सुकासा बताते कि दरअसल कुछ नहीं, हम एक पब्लिक सर्विस कर रहे थे और हमें पता चलता है कि उन लोगों ने हॉट स्प्रिंग को बनाया होता है और सब लोग वहाँ पे मजे कर रहे थे और वहाँ पे लूरी भी आ चुकी होती जो कि सुकासा के हाथ में एक ऑयल को लगा रही थी क्योंकि काम करती हुई उसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी। वो बताती कि इस ऑयल से तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। अभी उनके पास अकात्सुकी आता बताते कि गांव के ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। जैसे सब लोग बाहर निकलते हैं वो सभी लोग तुरंत ही जंगल की ओर भागने लग जाते हैं। दूसरी ओर एल्क और बाकी लोग भी गाँव लौट रहे थे। यहाँ पे हमारी आओई उस मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। सब लोग से हमारा लड़का पूछते क्या वो लोग ठीक है, लेकिन जो विलेज चीफ होते हैं उन्हें कुछ ज्यादा ही चोट लग चुकी थी। केंजाकी कहती कि तुम लोग चिंता मत करो, मैंने 1 घंटे के अंदर ठीक कर दूंगी। और हमारे यहाँ पे ओआई ने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। केंजाकी विलेज चीफ का ऑपरेशन शुरू करती है और अपने हाथों से उनके हार्ट को पंप करने लग जाती है, जहाँ पे विलेज चीफ की सांसें चलने लग चुकी थी और वो उनके स्टिचेस लगाती थी और बताती कि विलेज चीफ 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगी। सब लोग उनकी बहुत ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं, पर मगर अब वो लोग खुश हो चुके थे बात सुनने के बाद। पर मगर दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि इंपीरियल नाइट वहाँ पे पहुंच चुका था। इंपीरियल नाइट जिसका नाम किंजाकी होता है वो बोलने लग जाता है कि तुम लोगों ने गलत तरीके से यहाँ पे पैसे को कमाया है और वो अपने नाइट को ऑर्डर देता है कि इन सभी को पकड़ लो। पर मेगा मसातो पूछता है कि तुमने हमें क्यों पकड़ा। किंजाकी कहते हैं कि तुमने गलत तरीके से पैसे कमाया है और तुमने यहाँ के रूल को तोड़ा है। पर मेगा मसातो कहते हैं कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है और तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी इंजाकी बताता है कि इस गोल्ड कॉइन पे इंपीरियल ड्रैगन का सिंबल है और तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम इसे टच कर सको, तो तुम लोग को सजा दी जाएगी। अकात्सुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसकी बात को सुनकर। पर मगर जब हमारे हीरोज विलेज चीफ का ऑपरेशन करने के बाद जब विलेज पे लौटते हैं तो वो देखते कि उनके विलेज को जला दिया गया था। तभी हमारा लड़का कहता है कि कोई भी इस आग के अंदर नहीं जाएगा। पर मगर वो लोग पूछ रहे होते कि बाकी लोगों का क्या होगा। सुकासा बताते कि उन लोग के साथ एक ऐसा पर्सन है जिसे पकड़ना नामुमकिन है और हमें दिखाया जाता है कि दरअसल सारे के सारे विलेज वाले वहीं पे होते हैं और तुरंत ही हमारा अकात्सुकी सब कुछ सामने लेके आ चुका होता है। पर मगर तभी सब लोग नोटिस करते कि वहाँ पे लूरी नहीं है। वो नाइट वाले लूरी को अपने साथ लेके चले गए थे। एल्क कहते कि मैं लूरी को लेने जा रहा हूँ। तो कासा कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लूरी को तुरंत ही अपने साथ वापस लेके आ जाओगे और ये काफी आसान होगा। अगर तुमने ऐसा करा तो फिनडॉल्फ वापस से लूरी को पकड़ने के लिए अपनी आर्मी भेज देगा। मुझे पता है जो फिनडॉल्फ है उसे लूरी चाहिए और इस गाँव से बिल्कुल ही मतलब नहीं है, तो हम फिनडॉल्फ से नेगोशिएशन करेंगे और लूरी के बदले इस गाँव को पालेंगे। पर मगर तभी एल्क और गाँव वाले गुस्सा हो जाते हैं। पर मगर हमारा लड़का चिल्लाते हुए कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें लूरी की चिंता नहीं है। तभी लैक की मॉम कहती कि वो सही कह रहा है, पर मगर हमें लूरी को वापस लाना होगा क्योंकि वो हमारे साथी है और हम फिनडॉल्फ को बता देंगे कि हम डेमी ह्यूमन के अंदर भी हार्ट होता है, हम अपने साथी को ऐसे पीछे नहीं छोड़ सकते। पर मगर हमारा लड़का कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, सब लोग की जान भी जा सकती है और ऐसा करते हुए वॉर भी शुरू हो सकती है अगर हम लोग ने कदम उठाया। क्या तुम लोग रेडी हो? सब लोग गाँव वाले इसके लिए मान चुके थे। ऐसा कहते तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे इस वर्ल्ड में डेमोक्रेसी लेके आने वाला हूँ। ये दुनिया अभी काफी ज्यादा पीछे है पर मैं इसे 500 साल आगे लेके चला जाऊंगा। दूसरी ओर फिनडॉल्फ के हमें महल को दिखाया जाता है। वहाँ पर वो आते हुए कहते कि लड़की कौन है। इंजाकी बता रहा होता है कि ये एल्फ मुझे उस गाँव में मिली इसलिए मैं इसे अपने साथ लेके आ गया। तभी फिनडॉल्फ कह रहा होता है कि बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारा पैसा दूंगा किंजाकी। लूरी याद करती किंजाकी ने कहा था कि अगर वो फिनडॉल्फ की बॉडी नीड्स को पूरा करती है तो वो उसके गाँव को कुछ नहीं करेगा और वो अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस करना शुरू कर देती है। और यहाँ पे जैसे ही फिनडॉल्फ लूरी को किस करने वाला होता है अचानक से लूरी की बॉडी से मैजिक पावर बाहर निकलती है और फिनडॉल्फ बहुत दूर जाके गिरता है और वो पूछता है कि आखिरकार ये क्या था। पर मगर इंजाकी बताते कि मास्टर मुझे नहीं पता ये क्या था। फिनडॉल्फ कह रहा होता है कि इस लड़की को बांध दो, इससे तो मैं बाद में बदला लूंगा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि पूरे विलेजर्स और हमारे हीरोज फिनडॉल्फ के कैसल के बाहर पहुंच चुके होते हैं। कासे कहते कि रिंग को अटैक कर दो और रिंग को कासल में अपने कैनन से अटैक करती है। पूरा कासल इससे हिलने लग जाता है। कासल की दीवार भी टूट चुकी थी। इंजाकी तभी वहाँ पे पहुंचता है जहाँ पे उसके नाइट बताते हैं कि कासल के ऊपर उन गांव वालों ने हमला कर दिया। इंजाकी कहते हैं कि सारे के सारे विलेजर्स को खत्म कर दो। सारे नाइट्स उनके ऊपर एरो से हमला करते हैं पर मगर सब विलेजर्स और हीरो के पास शील्ड होती है और एक तलवार भी। इंजाकी को समझ नहीं आता कि आखिरकार इन सब के पास कहाँ से आ गया। मसातो अपने मन में कहता है जो हमारी दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेंटर है उसने इसे इन्वेंट करा है। ये दरअसल उस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जिससे कि हम अपनी दुनिया में प्लेन और बाकी चीजें बनाते हैं। ये लोहे से मजबूत और उठाने में उससे बहुत ज्यादा हल्का है। जो आई होती है वो बाकी सारे सोल्जर्स
उसको आराम से ठिकाने लगा रही थी, पर मैं उसके साथ साथ वेरोनिका भी उन्हें ठिकाने लगाते हुए कह रही होती कि मैं तुम सभी को हंटर की असली ताकत दिखाऊंगी। आयोई कहती कि वेरोनिका तुम इतनी अच्छी फाइटर कब से बन गई। वेरोनिका बता रही होती दरअसल वो शादी से पहले एक हंटर हुआ करती थी और वो ऐसा कहने के बाद फिर से नाइट से लड़ने लग जाती। दूसरी और शिनोबू और सुकासा कासल के अंदर एंटर कर चुके होते हैं, जहाँ पे शिनोबू कहती कि तुम चिंता मत करना, मैंने यहाँ के सारे रास्तों के बारे में पता लगा लिया है। पर मैं तभी उनके ऊपर एक अटैक हो जाता है। शिनोबू हमारे सुकासा को बचा लेती है। वहाँ पे एक पर्सन आते हुए कहता है कि मैं मेज का लीडर हूँ और मैं तुम्हें इससे आगे जाने नहीं दूंगा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जो नाइट्स होते हैं वो एक फॉर्मेशन को बना लेते हैं कि वो सारे गांव वालों के अटैक से बच सके। पर मगर तभी मसातो कहता है कि अब मेरा मैजिशियन तुम्हें एक सबक सिखाएगा और हमें दिखाया जाता है कि अकात्सुकी हवा में फ्लोट कर रहा था और वो नीचे की तरफ जब देखता है कुछ नाइट मर रखे हैं तो वो घबरा जाता है कि मैं जल्दी कुछ नहीं करा तो उसके दोस्तों को भी यहाँ पे चोट लग सकती है। और इतना कहने के बाद वहाँ पे स्मोक बॉम्ब फेंक देता है और सबको बताता है कि स्मोक बॉम्ब के अंदर पॉइजन है। ये सुनने के बाद सब लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। ताकि सोच रहा होता है कि उसका मेज ऑफिसर अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि दूसरी और शिनोबी उससे फाइट कर रही थी। फाइट तो नहीं पर मैं यूँ कह लो कि शिनोबू उसके अटैक को डॉज कर रही होती है और मेज ऑफिसर को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। मेज ऑफिसर कहते हैं कि तुम अटैक को कैसे डॉज कर रही हो। शिनोबू कहती है तो काफी ज्यादा आसान है, जिस तरह तुम स्टिक घुमा रहे हो उसी तरह तुम्हारा अटैक आ रहा है, कोई भी इसे पता लगा लेगा। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तभी शिनोबू कहती है कि मैं सबसे बेस्ट जर्नलिस्ट हूँ तो मुझे इसके बारे में तो पता ही होगा। और हमें दिखाया जाता है कि इस मैजिशियन को वो शॉक मार के बेहोश कर देती है, लेकिन तब तक वहाँ पे कैंजाकी आ चुका था। शिनोबू कहती कि तुम आगे जाओ, इसको मैं संभाल लूंगी। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हमारा लड़का लूरी को ढूंढ लेता है। जब उसे आजाद करने जा रहा था तो तभी उसकी गोली लग जाती है और ये मारने वाला कोई और नहीं फिंडोल्फ होता है, जहाँ पे वो कहता है कि अब तुम देखो कि मैं इस लड़के को कैसे परेशान करता हूँ। और वो लूरी के कपड़े काटने लग जाता है ताकि वो उसको मोलेस्ट कर सके। पर मगर तभी हमारा लड़का कहता है लूरी से दूर हो जाओ वरना ये तुम्हारा आज आखिरी दिन होगा। फिंडोल्फ डरने लग जाता है, कहते कि तुम जिंदा कैसे हो। सुकासा उस गोली को निकालते हुए कह रहा होता है मैं जिंदा कैसे हूँ, दरअसल जो ये सूट है बुलेट प्रूफ है। और अपनी गन को निकालते हुए फिंडोल्फ के ऊपर एम कर देता है। फिंडोल्फ डरते हुए कहता है कि मुझे जाने दो, दरअसल तुम इस लड़की को लेके जा सकते हो यहाँ से, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, ना ही गाँव वालों को। सुकासा कहते कि तुम्हें ऐसे छोड़ना तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा और वो उसको शूट कर देता है। और जब वो लूरी को आजाद कर रहा था वो देखता है कि उसकी आंखें ग्लो कर रही होती है, जहाँ पे लूरी के अंदर से कोई और कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें इस वर्ल्ड में समन करा है और मैं तुमको बता दूं कि इससे आगे का रास्ता तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। ऐसा कहने के बाद लूरी नॉर्मल हो जाती है और वो कहती कि सुकासा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सुकासा बताता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे लेने आया था। लूरी परेशान हो जाती है और वो रोने लग चुकी थी कि मैंने गाँव वालों को फिर से प्रॉब्लम में डाल दिया। सुकासा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं और हम सब तुम्हें बस यहाँ पे लेने आए हैं। दूसरी ओर जो गाँव वाले होते हैं वो भी इस फाइट को जीत चुके थे और हमारा सुकासा लूरी को बाहर लेके आ जाता है, जहाँ पे सब लोग उस देख के बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। हमारा लड़का अपने मन में कहता है इस वर्ल्ड में शांति लेके आने के लिए यहाँ पे किसी न किसी को तो गॉड बनाना पड़ेगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कैपिटल के अंदर एक ट्रक आ रखा था। सब लोग उस देख के हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है। जैसे ट्रक का गेट खोलता है उसके अंदर आओई और केंजाकी होते हैं, जिनकी ड्रेस देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। वहाँ पे अकात्सुकी आ चुका था और कहते हैं कि मेरा नाम गॉड अकात्सुकी है और सबको ऐसा कहने के बाद वो अपने मैजिक को दिखा रहा था और वो ऐसे ट्रिक दिखाता है जो लोगों ने आज तक नहीं देखी होती। सब लोग सोचने लग जाते कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है और तुरंत थोड़ी देर बाद वो अपने म्योनिस को बेचना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर मसातो बता रहा होता है कि जो अकात्सुकी है वो काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो कासा कहते कि हाँ दरअसल हमारा डेमोक्रेसी का प्लान यहाँ से शुरू होता है और मैंने अकात्सुकी को कहा कि वो गॉड होने की एक्टिंग करें ताकि जब हम यहाँ से जाएं सब लोग को हम यहाँ पे पॉलिटिकल पावर दे देंगे। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि शिनोबू और जो एल्को होते हैं वो दूसरी जगह पे जा रहे थे और वो बताते हैं कि हमको यहाँ पे काम दिया गया है जो कि हमें पूरा करना है। और हमें दिखाया जाता है कि सभी लोगों को उन 7 हीरोज पे यकीन होना शुरू हो गया था। और जो कैपिटल के मेयर होते हैं और बाकी लोग होते हैं वो डरने लग चुके थे। मेयर कहते हैं कि मेरे को यहाँ से निकलना होगा अपनी फैमिली को लेके, वरना वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अब से उन लोगों का राज चलेगा। पर मैं कहता हूँ वहाँ पे सुकासा मेयर के कपड़े पहन के आ चुका था। मेयर ये देख के घबराने लग जाता है। वो मेयर से कहता है कि मेरे से घबराओ मत, बस मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें और सारे नोबल्स के साथ मिलकर इस किंगडम में डेमोक्रेसी लेके आए। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि मेयर ट्रक के अंदर से आता है और अपनी स्पीच देते हुए बताता है कि मेरे दोस्तों जो आप अपने सामने ये हीरोज को देख रहे हो आज से इस किंगडम में राज करेंगे। पर मगर तभी कुछ सैनिक इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, पर मगर उनका लीडर काफी ध्यान से उन लोगों को देख रहा था। थोड़ी देर बाद सब लोग की मीटिंग हो रही होती है
लेकिन थोड़ी देर बाद वो सुकासा की एक मेड वाली फोटो को देख के हंस रहे होते। सुकासा कहते कि अरे बस करो, पर मगर अब तुम लोग सब जाके आराम करो क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हो, अपने ऊपर इतना स्ट्रेस मत लो। सुकी कह रहा होता है कि तुमने ठीक कहा, मैं मैजिक दिखा दिखा के थक चुका हूँ। पर मगर तभी वो कहता है कि आगे हम क्या करें। केंजाकी बताती कि हमारे पास मेडिकल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम है, हमें उसे बढ़ाना होगा। सुकासा इसके लिए मान चुका होता है और वो आयो को बताता है कि तुम्हें सुकी को लीड करना होगा क्योंकि वो सभी का हेड है। तभी वो कहती कि ठीक है, मैं समझ गई। सुकासा तभी रिंगो से पूछता है कि वो यहाँ पे पावर सोर्स कैसे बना सकती है। वो बताती है मैं एक थर्मल पावर प्लांट बना सकती हूँ, पर लेकिन मुझे कुछ चीजों की जरूरत होगी। तभी सुकासा मसातो कहता है कि रिंगो को जिस चीज की जरूरत है तुम मुझसे वो प्रोवाइड करवाओगी। मसातो कहते कि हाँ, दरअसल मैंने बहुत सारे पैसे अर्न कर लिए हैं जिस वजह से तुम लोग को जो भी चाहिए मैं तुम्हें वो दिलवा सकता हूँ, लेकिन हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास ज्यादा नाइट नहीं है। तभी हमारा लड़का कहते कि तुम चिंता मत करो, मैंने इसके लिए काफी परफेक्ट इंसान को ढूंढ लिया है। तभी हमें वही नाइट दिखाया जाता है, इसका नाम जस्ट होता है, जो कि अपने बाकी नाइट से कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा, अब मैं अपनी जॉब को रिजाइन देके जा रहा हूँ। पर मगर तभी वहाँ पर हमारा सुकासा आ जाता है, पूछते कि तुम सिल्वर नाइट हो। वो कहता है कि नहीं, मैंने इस जॉब को रिजाइन दे दिया है, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सुकासा कहते हैं कि तुमने रिजाइन क्यों करा। वो बताते हैं कि 7 हीरोज उन्होंने इस सिटी को जीत लिया है, अब कुछ टाइम बाद इंपीरियल में वॉर हो सकती है जो कि कैपिटल वाले लोग कराएंगे, इसी वजह से मैं अपनी जॉब छोड़ चुका हूँ और यहाँ पे डेमोक्रेसी है कि कोई अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता। सुकासा मसातो के पास आ जाता है। मसातो कहते हैं कि तुम्हारा काम हो चुका है। सुकासा बताते कि नहीं, उसने मना कर दिया। मसातो कहते हैं कि हमें किसी और को ढूंढना होगा। वो कहते हैं कि नहीं, उस काम के लिए सिर्फ वही पर्सन परफेक्ट रहेगा। अगले दिन जो जस्ट होता है अपने घर के बाहर लकड़ियां काट रहा था, पर तभी वहाँ पर सुकासा आ चुका था। जस्ट उसे देखता और बताता है कि तुम तो मेरे पीछे ही पड़ चुके हो। सुकासा कहते हैं कि माफ करना, दरअसल मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया था। पर मैं कहता यहाँ पे जस्ट की बेटी आ जाती है और जस्ट बताता है कि मेरे हाथ में मेरी एक नन्ही सी होप है, मैं दरअसल इसे खोना नहीं चाहता। जितना भी टाइम मेरे पास बच रखा है मैं अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहता हूँ। मेरे अलावा यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स होंगे जो कि काफी ज्यादा अच्छे भी है मेरे से फाइटिंग में, तो तुम उन्हें ले सकते हो क्योंकि सिर्फ मैं एक सेल्फिश हूँ, इस वजह से अब मैं वापस नहीं आना चाहता। सुकासा कहते कि ऐसी बात नहीं है, जब कैपिटल मुश्किल में था तब तुमने एक सोल्जर बन के उनके साथ फाइट करी और तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, जिस वजह से तुमसे अच्छा सोल्जर कमांडर की जॉब के लिए कोई हो ही नहीं सकता। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम मेरा अभी साथ दोगे तो आने वाले टाइम में मैं यहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आऊंगा जहाँ पे सारे लोग अपने राइट्स को खुद चुन सकते हैं और अपने स्टैंड करेंगे और तुम्हारी बेटी भी इनसे काफी कुछ सीखेगी। सुनने के बाद जस्ट भी उसकी बात मान लेता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है नॉर्मल लोग बात कर रहे होते हैं कि जो 7 हीरोज अपने बारे में झूठ बोल रहे हैं। सुकासा अपने मन में कहता है इन्हें देखकर कि हाँ, कुछ लोगों को हमारे ऊपर भी शक होगा और वो हमेशा बना रहेगा, पर मगर इसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना जल्दी हो सके हमें इसे रोकना होगा। दूसरी ओर हमें शिनोबू को दिखाया जाता है जो कि कैफे के अंदर काम कर रही होती है। सुनो उसे बता रहा होता है कि 7 हीरोज के साथ काफी सारे पर्सन मिलके काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी, और उनके साथ एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है जो कि इनको सपोर्ट कर रहा है। पर मगर जो ये सैनिक होता है इसकी नजर तो शिनोबू के कहीं और ही होती है और मनी मन मुस्कुरा रहा होता है। दूसरा हमें एलेक को दिखाया जाता है जो कि शिनोबू का वेट कर रहा था। जब थोड़ी देर बाद वहाँ पे शिनोबू आती है, पूछती है तुम्हें कुछ पता चला। एलेक कहते कि ज्यादा कुछ तो नहीं, बस मुझे इतना पता चला कि विंटर के बाद ये सब लोग कैपिटल की ओर जाने वाले हैं। ड्यूक के बारे में पूछ रही होती है। एलेक बताता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो वो कहती कि ठीक है हम उससे मिलने जा रहे हैं। एलेक उसकी बातों को सुन के हैरान हो जाता है। दूसरी ओर सुकासा सभी नोबल्स को मीटिंग करने के लिए बुलाता है और उनसे बातें कर रहा था और उन सभी को बताता है कि जो ये सिस्टम है यहाँ पे ऊंच नीच और बाकी चीजों का, इन सभी को मैं खत्म कर रहा हूँ, किसी भी नोबल को इस चीज से दिक्कत नहीं होती। थोड़ी देर बाद जो मेयर होते उन्होंने अपना सारा काम खत्म कर दिया था। अपने घर जाते वो कहते कि सुकासा तुमने काफी काम करा है, तुम्हें थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए। सुकासा कहते हैं कि आपने ठीक कहा, पर मैं अगर एक बारी जब यहाँ का सारा काम खत्म हो जाए तो मैं रेस्ट कर लूंगा। दिखाया जाता है विलेज के सीन को जहाँ पे विलेज चीफ एकदम ठीक हो चुके होते हैं और वो केंजाकी को कहते कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। केंजाकी कहते कि वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ तो मेरा काम ही है दूसरों की जान बचाना। तभी यहाँ पर वेरोनिका कह रही होती कि विलेज चीफ आपने यहाँ पे बहुत बड़ी फाइट को मिस कर दिया, लिटरली मेरे को तो वहाँ पे बहुत मजा आया लोगों को मारने में। विलेज चीफ कहते क्या तुमने फाइट करी? अरे यार तुमने मेरे को मेरा मजा खराब करवा दिया। कोई बात नहीं बेटा, अगली फाइट आने दो, उसमें मैं दिखा दूंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। केंजाकी कहती कि विलेज चीफ अभी आपको आराम करने की जरूरत है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हमारी रो आ जाती है जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो खाना खाती है तो वो ठीक हो जाती है। जहाँ पे केंजाकी पूछती कि रो तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? रो कहती कि मिस ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे सातों ने टेबल्स को याद करने के लिए कहा है और वो मुझसे बिल्कुल भी याद नहीं हो रहे हैं, मैं क्या करूँ ना। और चीफ कह रहे होते हैं कि हाँ टेबल्स को याद करना मुश्किल है क्योंकि वो हमें भी नहीं आते, पर मगर उसके अलावा हमारा जिस चीज में मन कर
करता है, यानी कि फाइटिंग हम उसमें काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर तुम्हें एक मर्चेंट बनना है तो तुम्हें टेबल्स आने चाहिए और तुम्हारी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। ताकि उसे बता रही होती कि हाँ तुम टाइम के साथ साथ टेबल्स को सीख जाओगी, तुम चिंता मत करो, अभी तुम छोटी हो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। और हमें रिंगो को दिखाया जाता है जिसने कि थर्मल प्लांट को बना लिया था। वो कहती कि अब मैं अपने दूसरे काम को करने जा रही हूँ। सुकासा उसको थैंक्स करता है। मसातो कहते कि सुकासा अब तुम क्या करोगी? ऐसा कहते हैं कि मैं यहाँ पे मशीनें और गन बनाना चाहता हूँ। अगर लोगों को उनकी आजादी ऐसे ही मिल गई तो उन्हें उसकी परवाह नहीं होगी और हमको अपने एयर डिफेंस को भी अच्छा करना होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ सिटी में ऐसे इमेज जो कि हवा में से हमला करवा सकते हैं हमारे ऊपर, तो उनके अटैक को हमें ब्लॉक भी करना होगा। तभी वहाँ पे लूरी आ जाती जो सुकासा से कहती है कि यहाँ का काम काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। सुकासा हाँ करता है पर वो पूछता है कि तुम गाँव क्यों नहीं गई? लूरी कहती कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रह के लोगों की मदद कराना चाहती हूँ। सुकासा कहते कि ठीक है। लूरी कहती है कि सुकासा क्या तुम मेरे साथ लंच करोगे? पर मगर सुकासा मना कर देता और कहते कि थोड़ा मैं भी बिजी हूँ। ऐसा कहने के बाद वो आगे चला जाता है जहाँ पे लूरी मसातो से पूछती कि सुकासा मेरे से गुस्सा है या फिर वो मेरे से बात करना नहीं चाहता। मसातो बताते हैं कि दरअसल जब पूरा गांव तुम्हें बचाने की बात कर रहा था तब सुकासा ने मना कर दिया था ताकि और लोगों की जान ना चली जाए, इस वजह से अभी वो गिल्ट में है। लूरी कहती है कि वैसे मैंने खुद को सेक्रीफाइस करने का सोच लिया था और ऐसा कहते हुए वो रो रही होती है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मसातो बताता है कि सुकासा पहले से ही ऐसा है, वो किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी दाव में लगा सकता है, तो तुम बस उसे थोड़ा सा टाइम दो, जैसे उसका गिल्ट खत्म हो जाएगा वो तुमसे खुद बात करेगा। तभी सुकासा अपना काम कर रहा था पर मगर एक नोबल उसके पास आते हुए कहता है कि सर अब आपको आराम करना चाहिए, आपने पहले ही बहुत ज्यादा काम कर लिया है। सुकासा कहता है कि ठीक है, पर मगर जब वो खड़ा होता है तो उसको चक्कर आ जाते हैं। अपने मन में कह रहा था कि हाँ सच में मैंने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है, क्या मुझे अब आराम करना चाहिए? लेकिन तभी बाहर लूरी भी आ जाती है और वो कहती कि सुकासा क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सुकासा से मना करते हुए कहते कि नहीं अब मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, पर मगर वो उसकी बात नहीं सुनती और अंदर आते हुए एक गर्लफ्रेंड की तरह डांटने लग जाती कि तुम्हें गिल्ट में रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने गांव वालों की जान को बचाने के लिए सब करा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी ऐसा करती। पर मगर तभी सुकासा अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है कि दरअसल मैंने अपने डैड को मार दिया। ये सुन के लूरी भी शॉक हो जाती है। सुकासा बताता है कि दरअसल पिछले लाइफ में जो मेरे डैड थे वो काफी बड़े पॉलिटिशियन थे, उनको देख के मुझे हमेशा गर्व महसूस होता था। पर मगर तब तक जब तक मुझे उनके सच के बारे में नहीं पता चला। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे डैड पॉलिटिकल पावर का यूज करके बहुत गलत काम करते हैं और इनकी वजह से काफी लोगों की जान जा चुकी है। इस वजह से वो काफी सारे पैसे कमाते थे, पर मगर मेरे को ये सब कुछ पसंद नहीं आया, तो मैंने वो और मसातो की मदद ली और अपने डैड को जेल भिजवा दिया। उनका सच सबके सामने आ चुका था, पर मगर मुझे नहीं पता था कि मेरे डैड को फांसी दे दी जाएगी उनके कामों की वजह से। और इसके बाद से मेरी मॉम ने मेरे से नफरत करना शुरू कर दिया, चाहे मेरे डैड कैसे भी थे। लेकिन मेरी मॉम उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करा करती थी। आफ्टर ऑल वो उनके हस्बैंड जो थे। उसके बाद से मेरी मॉम ने मेरे से कभी बात नहीं करी। लेकिन जब मुझे पता चला था कि मेरे डैड इतने बुरे इंसान है तब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सब कुछ बारे में बता दिया। अब चाहे मेरी फैमिली वाले मुझे पसंद करते हैं या फिर नहीं, पर मगर मैं लोगों को मरता नहीं देख सकता। लूरी रोने लग जाती और कहती कि इतना बड़ा गिल्ट तुम अपने अंदर लेके चल रहे थे तब से। और वो कहती कि सुकासा तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हर एक कदम पे मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सुकासा कहते कि ठीक है। अब हमारी लूरी सुकासा को अपनी लैब में लेटा के सुलाने लग जाती और कहती कि तुम आराम करो। पर मगर जो रिंगो होती है ये सब कुछ बाहर से देख रही थी और उसे अच्छा नहीं लगता, यानी कि रिंगो हमारे सुकासा को पसंद करती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लोग हॉट स्प्रिंग में नहा रहे होते हैं और वहाँ पे केंजाकी भी आ जाती है। यहाँ पे आकाशुकी आईओ से कह रहा होता है कि तुम मेरी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रही हो, कम से कम एक लड़की को तो अकेले नहाने दो। आईओ कहती कि अरे बच्चे अपना मुंह बंद रख, तो हमारा हेड है तो मेरे को तेरी रक्षा करनी ही पड़ेगी। इधर दूसरी तरफ रो बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो कहती कि टेबल 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 मुझे कब याद होंगे टेबल। आई और केंसाकी बता रहे होते हैं कि हमने काफी ज्यादा मेहनत करी थी स्टार्टिंग में अपने काम को सीखने के लिए, तो बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हें टाइम लगेगा, पर मगर जब तुम अपने काम को सीखोगी तुम उसमें परफेक्ट हो जाओगी। बस तुम्हें अपने इंस्पिरेशन को ढूंढना होगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। वो अपने मन में अपने मॉम डैड को याद करते हुए कहती कि मुझे पैसे पसंद है। आकाशुकी उसे एक सुझाव देता है कि तुम पैसों को मल्टीप्लाई कर सकती हो। अपने मन में सोचो कि इतने जोड़ के इतने हो जाएंगे और इतने घटा के इतने कम हो जाएंगे, और ऐसा करते
करते वो मल्टीप्लाई करना सीख चुकी होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जो रो होती है परेशान बैठ रखी थी, जहाँ पे हमारी आई केंजाकी को बताती है दरअसल इसको माइनस के बारे में सीखना है और ये पैसों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो वो उन्हें घटा नहीं पा रही है। दूसरी ओर हमें ले और शिनोबू को दिखाया जाता है जो कि एक विलेज में आ रखे थे और वहाँ के लोग उनका मस्त स्वागत करते हैं। शिनोबू तो फुल एंजॉय कर रही होती है, वो काफी सारी बियर पी रही थी। थोड़ी देर बाद वो पूछती कि आखिरकार जो ये गाँव है ये कैसा है, जहाँ पर मेलिंडा की मॉम बताती है कि दरअसल ये गाँव काफी ज्यादा अमीर है और जो हमारे लॉर्ड है यहाँ के गाँव को काफी अच्छे से संभालते हैं। ये सुनने के बाद शिनोबू कहती कि ठीक है मैं उस लॉर्ड से कल जाके मिलूंगी। अब वो रूम में मस्त लेट रखी होती है और कहती कि मुझे सोना है। मिलिंडा की मॉम कह रही होती कि जब तक आप दोनों चाहे यहाँ पे रह सकते हो और आपका मन जब करे आप जा लेना। लेकिन मिलिंडा अपनी मॉम से छुपते हुए कहती कि एल्क तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये गाँव जैसा दिखता है वैसा है नहीं। और उसकी मॉम उसे अपने पास बुला लेती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो एल्क होता है वो लेट रखा था और कहता है कि जो ये गाँव है बहुत ज्यादा अमीर और डेवलप है, तो यहाँ के लोग हमारी बात क्यों ही मानेंगे 7 हीरोज के बारे में। पर मगर तभी शिनोबू एल्क के पास आती है, उसे किस कर लेती है, जहाँ पे एल्क कहता है कि शिनोबू तुम ये क्या कर रही हो, तुम अभी नशे में हो। शिनोबू कहती कि जो एक निंजा है उस नशे में डालना इतना भी आसान नहीं होता। मैं पता है कि जो हम दोनों खाना खा रहे थे तो खाने में नशे की दवा मिला रखी थी, पर मगर सब लोगों को इतनी भूख लग रखी थी कि वो उस खाने को भी खा सकते थे लेकिन वो उसे नहीं खा रहे थे। तुम्हें सच्चाई पता है। और ऐसा कहते हुए वो उसे बेसमेंट पे लेके जाती और कहती कि इस गाँव के बारे में मैंने बहुत इन्वेस्टिगेशन करी और मुझे ये पता चला। और हमें दिखाया जाता कि बेसमेंट के अंदर काफी सारे ह्यूमंस की डेड बॉडी लटका रखी होती, उन्हें काफी बेरहमी से मार रखा था। शिनोबू बताते कि बाहर से आने वाले इन्वेस्टिगेटर, एडवेंचर और नाइट ये सब को पकड़ के मार देते हैं। उनकी लूटने के बाद ही इनके मांस को खाते हैं बड़े चाव से। कहते हैं कि अभी हमने इंसान का मीट खाया है। शिनोबू कहती कि नहीं वो जानवर का मीट था। उसी और हमें दिखाया जाता कि बाहर नाइट आ रखे होते हैं और सारे गाँव वालों को इंस्पेक्शन के लिए वो बुला रहे थे और उनके साथ उनकी लीडर जैन भी होती है, जहाँ पे सारे गाँव वालों को चेक करने के बाद वो कहते कि ठीक है यहाँ पे कोई भी चीज अलग सी नहीं है, तुम सब लोग अपने घर में जा सकते हो। जो मिलिंडा और उसकी मॉम होते हैं वो भी अपने रूम में जा रही थी, पर मगर तभी नाइट कहता कि वही रुक जाओ, तुम दोनों माँ बेटी के कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हैं। और ये सुनने के बाद वो दोनों शॉक हो जाते हैं। नाइट कहते कि तुमने रूल को तोड़ा। जीन बता रही होती कि इस गाँव में लॉर्ड गुस्ताव के रूल्स को फॉलो करा जाता है, लेकिन तुम लोगों ने रूल को तोड़ा है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। सुन के मिलिंडा और उसकी मॉम डर जाती है, जहाँ पे नाइट मिलिंडा को पकड़ के नीचे लिटा देते हैं और उसके कोड़े मारने वाले थे। तो मिलिंडा की मॉम जीन से रिक्वेस्ट करती कि उसकी बेटी की जगह उसे सजा दी जाए। इन कहती कि तुम्हें पता है ना यहाँ पे रूल्स को फॉलो करा जाता है, तुम्हें हमेशा स्माइल करते रहना है। मिरिंडा की मॉम स्माइल कर रही होती है और नाइट मिरिंडा को मारना शुरू कर देता है, जहाँ पे एलक कहते कि शिनोबू हमें उसे बचाना होगा। शिनोबू कहती कि तुम अपने दुश्मन की जान बचाना चाहते हो, तुम्हें पता है ना कि अभी वो हमें मारने वाले थे। कहता है कि नहीं मिरिंडा ने मुझे कहा था कि इस गाँव से चली जाओ और उसने मुझे पहले ही वार्न कर दिया था। शिनोबू कहती कि ठीक है तो मैं उसे बचाने जा रही हूँ। दूसरी ओर मिरिंडा मार खा खा के बेहोश हो चुकी होती है और उसके सामने शिनोबू आ जाती है और कहती कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम सभी लोग को आराम से हरा सकती हूँ। और वो अपनी शूरिकेन को दिखा रही थी, जहाँ पे नाइट और सब लोग समझ जाते हैं कि वो एक निंजा है। तभी जेन कहती क्या तुम इस गाँव पे कब्जा करने आ रखी हो। शिनोबू कहती कि अगर तुमने उस बच्ची और इस गाँव वालों को जाने दिया तो मैं तुम लोग के सामने सरेंडर कर दूंगी, वरना तुम लोग यहाँ पे मारे जाओगे। जेन इसके लिए मान चुकी होती है और हमारी शिनोबू ने सरेंडर कर दिया था। जेन कहती कि जाके उसे पकड़ लो और हमें शिनोबू के प्लान के बारे में बताया जाता है। वो कहती कि मैं जाके सरेंडर कर दूंगी, ये मेरा फोन है, एलन को तुम सब कुछ इन्फॉर्म कर देना। के बाद हमें दिखाया जाता है कि शिनोबू के सारे कपड़े उतार के उसे जेल में डाल दिया गया था, जहाँ पे शिनोबू अपने मन में कहती है मैं जब चाहे यहाँ से भाग सकती हूँ और एक नाइट को पकड़ के सारे राजों को भी पता कर सकती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे जेन भी आ जाती है, जहाँ पे एक नाइट कह रहा होता है कि मिस क्या मैं और मेरे दोस्त के साथ थोड़े मजे कर लें प्लीज, काफी टाइम हो चुका है, हमने किसी लेडी के साथ ऐसा सब कुछ नहीं करा, प्लीज हमें करने दो। जेन कहती कि मैं किसी भी लेडी के साथ ऐसा कुछ होने नहीं दे सकती और मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने सब कुछ कब करा, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। पर मगर वो तभी भी जेन को मनाने की कोशिश कर रहा था। जेन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए बुरा होगा, और वो नाइट डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। जेन यहाँ पे शिनोबू से कह रही होती कि मुझे सच बताना कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। दूसरी ओर मिरिंडा की मॉम को दिखाया जाता है, जहाँ पे मिरिंडा भी बेहोश होती है और वो कह रही होती कि आप दोनों का शुक्रिया कि आपने मेरी बच्ची की जान बचाई। एलेक कहते कि हमें तुम्हारी सारी सच्चाई के बारे में पहले ही पता चल गया था, अगर हम लोग चाहते तो तुम्हें मरने दे सकते थे, पर मगर हमारा दिल ऐसा नहीं है। आखिरकार तुम लोगों को ऐसे क्यों मारते अपने बेसमेंट में बंद कर कर। मिरिंडा की मॉम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती कि ये
ये हमें करना पड़ता है। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें ये करना होगा। सब कुछ बताना शुरू करती कि दरअसल पहले ये गांव एक फार्मिंग गांव हुआ करता था। लोग यहाँ पे खेती करते और खुश रहते, पर मगर एक दिन यहाँ पे गुस्ताफ आ गया। उसने इस गांव को कुछ ज्यादा ही डेवलप कर दिया। इसके बदले वो हमसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया करता और धीरे धीरे करते करते नौबत यहाँ तक आ गई कि उसने हमारे घर, हमारी जमीन, यहाँ तक कि हमारे लोगों को भी अपने गिर में रख दिया। कंडीशन इतनी बेकार हो चुकी थी कि आने वाले गाँव के लोगों को हमें मार के खाना पड़ता क्योंकि हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। ये सुन के लेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी ओर में गुस्ताव को दिखाया जाता है जो कि ऑस्कर को कह रहा था कि देखो मेरी सोने की मूर्ति, ये कितनी सुंदर है, मैं चाहता हूँ कि ऐसी 4 मूर्ति और बनाई जाए। ऑस्कर कहता है कि सर, पर मैं हमने गांव वाले की सारे घर और जमीन को बेचकर इस मूर्ति को बनाया है कि नौबत इतनी गंदी आ चुकी है कि वो लोगों को ही मार कर खा रहे हैं। गुस्ताव कहता है तो मैं क्या करूँ, नाइट का काम होता है कि अपने लॉर्ड को प्रोटेक्ट करना और लोगों का काम भी यही होता है। इसके लिए वो अपनी जान दे या फिर दूसरों को खाए, इससे मुझे मतलब नहीं। ऑस्कर ये सुन हैरान हो जाता है। तभी फिंडोल्फ कहता है कि मुझे गुस्ताव सिटी के बारे में बताओ। ऑस्कर कहता है कि हमारी सेना उनके ऊपर विंटर में अटैक कर देगी। ये सुन के गुस्ताव को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि उन लोगों ने मेरी लैंड पे कब्जा कर रखा है, मैं उन लोगों को खत्म कर दूंगा। ऐसा कहने के बाद वो अपना सर अपनी ही मूर्ति में मारने लग जाता है। ये देख के ऑस्कर भी डर चुका था। गुस्ताव कहता है कि अब टाइम आ चुका है कि मैं उसका यूज करूं और हमें दिखाया जाता है कि वो बेसमेंट में जाता है जहाँ पे हेवनली फायर ब्लेड रखी गई होती है और वो उसको उठा लेता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है लूरी को। उसके अंदर से आवाज आ रही थी, तुम्हें 7 हीरोज को गाइड करना होगा, उन सभी की जान खतरे में है। लूरी को समझ नहीं आ रहा होता कि उसे आवाज सुनाई क्यों दे रही है। दूसरी ओर गुस्ताव उस हेवनली फायर ब्लेड को फिंडोल्फ की तरफ फेंक देता है। इसी के साथ गाइस हमारा पार्ट फर्स्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आए तो मैं इसका पार्ट 2 तुरंत ही रिलीज कर दूंगा। अगर वो आपको देखना है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।